देखिए, इस क्लास में हम एसएससी के 2025 के जो कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या कई लोगों ने बोला है कि नया ट्रेंड हो गया है जीएस का, तो इसके ऊपर कोई आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराइए, तो हम इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए, आप देखिएगा कि लास्ट के कुछ सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इस टाइम पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई वेंडर नया आ रहा है, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि जितना एग्जाम आगे बढ़ते रहेंगे, जितने साल आप आगे बढ़ेंगे, पेपर में डिफिकल्टी लेवल आपको चेंजेस होने को देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस बार के कुछ क्वेश्चंस भी देखिए जो आपके स्टेनो 2025 में पूछे गए, और 2025 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निक है जिसको आपको पढ़ने का तरीका रखना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते, देखिए किस तरीके का पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रास बिहारी बोस इज नॉट करेक्ट। और ये आपके स्टेनो 2025 में आया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देखिए, खुद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 साल पहले भी बोला था कि चाहे आपका वेंडर चेंज हो, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये टीसीएस पैटर्न में भी आपको देखने में मिलते थे क्वेश्चन, पर अब थोड़े ज़्यादा हो गए। आपको वैल्यू बेस्ड दिख रहा है, मतलब वो पूरा रास बिहारी बोस के बारे में आपकी जानकारी देखना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या रख रखा है कि क्या उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। दूसरा है वह गदर पार्टी और आज़ाद हिंद फौज में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। तीसरा पॉइंट दे रखा, क्या उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। और लास्ट में क्या वे स्वतंत्र भारत के पहले सेनापति थे कि नहीं। कहने का मतलब आपकी जानकारी देखना चाह रहा है, और ये हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि आपको हिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, बट हमें इससे पहले एक और क्वेश्चन और देख लेना है, जो मैं कुछ क्वेश्चन आगे भी कवर करूंगा, पर पहले हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हाल ही में आया था। ये भी स्टेनो 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, इन मार्च 1906 वरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त वर एसोसिएट विद द विच मूवमेंट। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, स्वदेशी मूवमेंट हो गया आपका, फिर इसके बाद एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, फिर अगला है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर अगला है कि बंगाल में एजुकेशन के लिए जो शिक्षा के लिए काम किए गए थे उसमें से इन व्यक्तियों का क्या जुड़ाव है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अब क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो हमको कैसे करना है, पहले हम इसको समझने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही आपको कवर कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की जानकारी रखने के लिए, जब आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जानकारी पहले कलेक्ट करनी, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हमें इसकी कहानी समझनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कैसे हम हल कर पाएंगे। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रास बिहारी बोस के बारे में, या आपसे बनीन्द्रनाथ घोष के बारे में पूछा गया है, कुमार घोष के बारे में, तो हमें पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी होती है स्टार्टिंग अनुशीलन समिति से। किससे? अनुशीलन समिति से। ये आपके पेपर में बहुत बार आया था, सीजीएल के 2024 के पेपर में, कि अनुशीलन समिति की स्टैब्लिशमेंट किन्होंने करी थी। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पी मित्रा के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है 1902 में। किसमें? 1902 में। वैसे तो देखिए कई बार क्या आता है, इनका पूरा नाम था परमनाथ मित्रा, वैसे नॉर्मली आप शॉर्टली बोलेंगे तो पी मित्रा के नाम से भी इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पी मित्रा। ठीक है, साथ में इनके साथ और थे सतीश चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। अब हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे और आपको इंटरलिंक करके समझेंगे कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये कहानी होती है जब आपसे पूछा जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां, जब रेवोल्यूशनरी आपके जो मूवमेंट चले थे, उसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ से देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र था, वो एपिसेंटर पहले महाराष्ट्र हुआ करता था। जैसे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक वहीं से आते हैं, पर धीरे धीरे एक टाइम पे ये सारी शिफ्ट कहाँ पर करने लग गई थी? बंगाल में। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ होने का कारण भी था बंगाल विभाजन, जो 1905 में होता है। उसके बाद कुछ ज़्यादा पीक पे देखने को मिल गई थी। पर ये जो अनुशीलन समिति है, उसी से जुड़ाव दिखेगा आपको भी, रास बिहारी बोस से भी, और हम जो वरेंद्र कुमार घोष की कहानी बता रहे थे वो इसी से जुड़े हुए थे। इसलिए मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि आपकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्टैब्लिशमेंट पी मित्रा साहब करते हैं, पर पी मित्रा इसको शुरुआत करने का इनका एक कारण ये था कि ये सोच रहे थे कि आने वाले टाइम पे अंग्रेजों से हमें लड़ना है, तो कुछ ना कुछ तरीके से हमको फिजिकली तरीके से फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा, या हम धीरे धीरे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हमारे वर्तमान भारत में अगर आप आधुनिक इतिहास के पूरे पृष्ठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गुप्त संस्था जिसको बोला जाता तो यही थी अनुशीलन समिति, जो यहाँ पर हमने आपको मेंशन कर रखी है। ये सबसे पहली गुप्त सभा मानी जाती थी। जैसा अभी आप देखेंगे HRA HSRA हो गई आपकी, फिर गदर पार्टी देखेंगे आप,
बहुत सारी हैं, युगांतर कमेटी हो गई आपकी, ये सारी गुप्त सभाएं हुआ करती थी जो अंदर ही अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहती थी कि भारत को आज़ाद कराना है। उन सभी में सबसे पुरानी इसको माना जाता है, इसलिए आपको साल याद रखना है 1902। पी मित्रा इसमें मेन लीड करके चल रहे थे। ठीक है, कहानी आते कंप्लीट समझ में आ गई। अब कहानी देखिए आगे क्या बढ़ती है, आपके दिमाग में आएगा कि ये अनुशीलन समिति का नाम कहाँ से आता है। अगर आप बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ते हैं, उनके आनंद मठ आपने पढ़ी होगी, तो उनकी इस आनंद मठ बुक में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते थे अनुशीलन तत्व। क्या नाम था? अनुशीलन तत्व। उसी तत्व में इन्होंने कुछ चीज़ों को, क्राइटेरिया को समझाया था। क्या समझाया था उन्होंने बोला था कि किसी भी तरीके से अगर आपको किसी अपने दुश्मन से विजय प्राप्त करनी है तो आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है, मेंटली, फिजिकली और जो आपका नैतिक मूल्य होते हैं उन पे आपको खरा उतरना है, तभी आप किसी तरीके से विद्रोह में उसमें जीत पाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो 1883 में जो इन्होंने आनंद मठ लिखी थी, इस आनंद मठ में इन्होंने एक बहुत अच्छे से स्टोरी को पोर्ट्रे करा था और यही कहा जाता है कि जब इन्होंने 1883 में लिखा तो बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि ऐसे संलिप्त हो गई थी, ऐसे जुड़ गई थी। वहीं से हमारे पी मित्रा साहब को भी ये चीज़ आती है दिमाग में। क्या थी इसकी स्टोरी? आपको दिख रहा होगा, सन्यासी टाइप के हैं। मैं बहुत ब्रीफ में समझा दूं, वैसे बहुत बड़ी कहानी है पर हमको आसानी से समझने की ज़रूरत है। कहानी क्या होती है इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं कि कुछ सन्यासियों का ग्रुप बनता है। वो एक मंदिर के परिसर में रहा करते थे, मंदिर में रहा करते थे। फिर उनको दिमाग में आया कि हमको किसी तरीके से युद्ध करना है, तो हमको अपने ऊपर से तो हम सन्यासी दिखेंगे पर अंदर अंदर हम उसमें काम करेंगे, फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, अपने दुश्मन को हराने के लिए। दुश्मन कौन है? अंग्रेज। वहाँ पर स्पेसिफिक तो नहीं लिखा गया था बट ये बात क्लियर हो गई थी कि उनका लिखने का पर्पज़ क्या है। और उन्होंने बोला कि सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको भारत माता को, बंदी जो हो रखे उनको छुड़ाना है, और सभी जब भी आपस में मिलेंगे तो एक वर्ड हमें यूज़ करना है जिसका नाम है वंदे मातरम। इसलिए आपको पता होगा वंदे मातरम यहीं से देखने को मिलता है। अनुशीलन समिति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से दिखता है। अनुशीलन समिति शुरुआत में किस तरीके की सभा थी, तो ये इसमें लोगों को फिजिकली ट्रेन किया जाता था। फिजिकली मतलब वहाँ पर अखाड़ा किया जा रहा है, तलवार सिखाया जा रहा है, लाठी सिखाई जा रही है, सेल्फ डिफेंस की चीज़ें दिखाई जाती थी कि किस तरीके से लड़ाई करनी है। पर वहाँ पर अंग्रेजों की नज़र में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि अनुशीलन समिति है क्या। ये ऊपर ऊपर से दिखता था कि हाँ ये एक तरीके से सेल्फ डिफेंस वगैरह कर रहे हैं, आप बच्चे अखाड़ा सीख रहे हैं, कुश्ती वगैरह, उनको जानकारी नहीं थी। और ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा था? हमारे पी मित्रा साहब ने आनंद मठ से। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताइए जो अनुशीलन समिति का कॉन्सेप्ट या विचार कहाँ से इन्होंने लिया था, तो आनंद मठ से लिया था। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई हमारी पी मित्रा साहब की। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अनुशीलन समिति अभी शुरुआत में बहुत नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, पर अभी जाके इसमें बहुत सारी चीजें बनेगी, अलग अलग तरीके से सोच बदलेगी और थोड़ा सा रिजिड सोच के लोग भी इसमें आने लग जाएंगे लोग। मतलब अब हम अनुशीलन समिति को अगर समझ रहे हैं तो मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ, इसमें कहानी आगे क्या बढ़ती है। पहले इसको समझ लेते फिर हम बात करेंगे आगे की। अनुशीलन समिति से एक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, वो भी जरूरी है, अभी याद आया तो मैं बता दूं। वैसे पुलिन दास बिहारी, ये व्यक्ति का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ये बीपीएससी के एग्जाम में आया था, और जब भी मैं आपको स्टेट पीसेस के कुछ क्वेश्चंस को बताता हूं कि पूछे गए, तो अब भारत के कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसेस का हो कोई भी, वो एसएससी में जरूर पूछा जाता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया था पुलिन दास बिहारी के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इसमें किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास जी के द्वारा। वो थी अनुशीलन समिति थी, पर उसका नाम था ढाका। क्या नाम था? ढाका। ढाका कहाँ पर पड़ता है? ये बांग्लादेश में। अच्छा, अनुशीलन समिति कहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो थी आपके कोलकाता में। जो हमारा बांग्लादेश वाला इलाका, वो सारे को आप इसमें एक जोड़ रखिएगा क्योंकि उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है पुलिन दास बिहारी क्यों इसको बनाया गया था अनुशीलन समिति को? क्योंकि पी मित्रा साहब चाहते थे, बंगाल बहुत बड़ा इलाका था, बिहार हो गया, हमारा झारखंड वाला इलाका हो गया, और सबसे बड़ी बात बांग्लादेश एक बहुत बड़ा देश है आज के टाइम पे, वो भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। तो अकेली एक समिति पूरे तरीके से उसको समावेश करके चला पाए तो दिक्कत थी। उन्होंने बोला कि ईस्ट वाला जो पार्ट है, ईस्ट बंगाल, वहाँ पर आपको एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसका नाम उन्होंने ढाका रखा था। तो वो पुलिन दास बिहारी को उन्होंने सुझाव दिया कि आप वहाँ पर अपनी इसी तरीके से अनुशीलन समिति बनाइए और इस तरीके से आगे काम बढ़ेगा। बात ठीक चल रही थी, कोई भी चीज़ें नहीं थी, अभी नीचे नीचे नॉर्मल काम चल रहा था। जैसे ही बंगाली विभाजन होता है, यहाँ से बातें बदलने लग जाती है। बंगाल विभाजन के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष कौन है? ये है, इनकी फोटो आपको मिल रही होगी एक व्यक्ति से जो बहुत बड़े नाम देखने को मिलते हैं, अरविंद, जो हमारे घोष है, अरविंदो जिनको कहा जाता है, उन्हीं के ये छोटे भाई हुआ करते थे। ठीक है,
अब ये क्या करते हैं, जैसे ही जाते हैं अनुशीलन समिति में, इनके विचार थोड़े अलग होने लग जाते हैं, उग्र विचार में आ जाते हैं। ये कहते हैं बंगाल विभाजन हुआ है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए, हम कुछ काम नहीं कर रहे, हमको अब कोई ना कोई तरीके से आगे काम करने पड़ेंगे। वहीं से फिर ये अपने बड़े भाई को भी लेकर आ जाते हैं, जिनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। आईसीएस का एग्जाम दिया था इन्होंने, जिसको आज के टाइम पे आप यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं, आईएएस बनने के लिए। उस समय थोड़ा क्राइटेरिया लगा हुआ करता था। ये उस जमाने में आईसीएस के एग्जाम में 11वीं रैंक लेकर आए थे, पर जब ये फाइनल हुआ करता था, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, उस समय क्राइटेरिया क्या था। उस समय आपके जो आईसीएस की परीक्षा के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था, फिर घुड़सवारी भी करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब हुआ करती थी उस जमाने में। तो ये घुड़सवारी जब जाने चाह रहे थे, तो इनका मन हुआ कि मैं नहीं करूँगा। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे ये। तो ये क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, लेट जाते हैं, और जब आप लेट गए तो परीक्षा में आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आईसीएस में सेलेक्ट नहीं होते हैं, फिर भारत में आ जाते हैं हमारे अरविंद घोष। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। अभी मैं समझाऊंगा उनकी पूरी कहानी। अच्छा, अब बरिंद्र कुमार घोष की जो मैं कहानी आपको समझा रहा था, इनके साथ बरिंद्र कुमार घोष ने एक कमिटी अंदर ही अंदर बनानी शुरू कर दी, जिसका नाम था युगांतर। अब हम कई बार कंफ्यूजन में होते हैं, युगांतर पत्रिका भी होती है कि युगांतर का आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ थी। युगांतर ग्रुप के द्वारा ही युगांतर पत्रिका का संपादन किया जाता था या उसको निकाला जाता था। तो उसी में एक तो युगांतर याद रखना है आपको, जो उसका समाचार पत्र कौन बनाते थे, तो उन व्यक्ति का नाम था हमारे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त, ये व्यक्ति कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त आप सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी के भाई हैं ये। ठीक है, ये युगांतर पत्रिका को यही संपादन करते थे, क्योंकि ये भी बहुत शार्प दिमाग के हुआ करते थे। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री मुझसे पढ़ी है, और मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा भी यहाँ पर आपके यूट्यूब के लिए, बहुत लोग बोल रहे थे यूट्यूब पे बना दीजिएगा एक, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ कि भूपेंद्र नाथ दत्त या कोई भी क्रांतिकारी रहे, ये ऐसे नहीं थे कि कोई मन उठा और के लड़ने निकल गए। ये पढ़े लिखे बहुत लोग थे, बहुत शार्प दिमाग के लोग थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी थी इन लोगों ने, तब जाके क्रांतिकारी बने हैं। तो हमको समझ में आता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भारत के ये जो इतने महान व्यक्ति हो रहे थे, वो अपने व्यक्तित्व के कारण पहचान में आते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अच्छा, ये युगांतर पत्रिका को निकालते थे, साथ में इनके साथ दोनों मिलकर काम करते थे। एक तो ये आपके बरिंद्र कुमार घोष और दूसरे ये दोनों मिलकर युगांतर पत्रिका निकालते थे, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। जैसे मैंने बताया था कि थोड़े उग्र विचारों के थे हमारे बरिंद्र कुमार घोष, तो इन्होंने युगांतर ग्रुप बना लिया था, इसी अनुशीलन समिति में से अलग करके, मतलब अंदर ही अंदर चल रहा था काम। यहाँ पर इनके थोड़े विचार अलग हुआ करते थे, जो काफ़ी लोग इनको पसंद किया करते थे। ठीक है, दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भवानी मंदिर। ये भी आपके पेपर में आ रखा है, एसएससी जेईई 2020 के पेपर में पूछा गया था कि बताइए जो भवानी मंदिर है, ये पत्रिका किन के द्वारा लिखी जाती थी, या पैम्पलेट क्या था। ये पूरा एक तरीके का पैम्पलेट था। जैसे मैंने आपको बताया, जब बरिंद्र कुमार घोष अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि आपको भी आना चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो अरविंद घोष एक टाइम पे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जब उन्होंने बंगाली विभाजन की कहानी देखी, तो उनको समझ में आ गया कि मुझे अब इस पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो इसलिए 1905 में भवानी मंदिर नाम की एक पैम्पलेट को ये लॉन्च करते, पैम्पलेट टाइप का हुआ करता था, और उसमें अपने विचारों को लिखते थे। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनके विचार बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आते थे। तो ये लिखा हुआ है, भवानी मंदिर वाज ए पॉलिटिकल पैम्पलेट पेंड एनोनिमसली बाय इंडियन नेशनलिस्ट अरविंद घोष इन 1905। ठीक है, इसमें क्या लिखा होता था, सेम कहानी जो इन्होंने आनंद मठ में पढ़ी थी। आनंद मठ में क्या पढ़ी थी इन्होंने? ये बोला कि जो सारे के सारे हम लोग हैं, जितने हम लोगों ने चीज़ों को काम करना है, हम शांति तरीके से तो कर रहे हैं काम, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक सन्यासी के तौर पे हम एक मंदिर में काम कर रहे हैं। मंदिर इन्होंने उदाहरण के तौर पे भारत को बोला, और उन्होंने बोला कि जो हम लोग हैं वो सारे सन्यासी हैं, तो हमको अंदर अंदर रह के कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों में हम अपने दुश्मन को पछाड़ें, जिसका नाम था अंग्रेज। बात समझ में आ रही है? जैसे ही भवानी मंदिर ये फेमस होने लगी, लोग पढ़ने लग गए, तो अंग्रेजों की नज़र में आ गया। तो उन्होंने देखा अरविंद घोष को पकड़ना चाह रहे थे, पर कोई वहाँ पर डायरेक्टली कोई चीज़ें लिखी नहीं थी। बड़ी बात क्या थी, अंग्रेजों को समझ में आ रहा कहानी क्या लिखी, उन्होंने किस बारे में लिखा है, पर उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि कोई आदमी आपको सीधे बोल भी नहीं सकता कि आपने कल्प्रिट है। ठीक है, तो भवानी मंदिर आपके 1905 में लिखी जाती है। कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, अभी समझते हैं आगे कहानी जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, 1905 तक ये सब चीजें चल रही थी। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी, पत्रिकाएं बहुत बार पूछी जाती है। अगली पत्रिका का नाम है युगांतर। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आता है नाम बारीसाल के बारे में। बारीसाल
इसको ऐसे लिखेंगे, ये था बारिसाल सम्मेलन। अगर हम पढ़ रहे हैं अनुशीलन समिति या हम युगांतर समिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो बारिसाल को नहीं छोड़ सकते आप। बारिसाल होता है 1906 में। 1906 में क्या कहानी होती है बारिसाल के सम्मेलन की? जैसे आपको पता होगा बंगाल विभाजन की कहानी आती है और सामने बंगाल में बहुत ज़्यादा विरोध होने लग जाता है। अब जैसे बंगाल में विरोध होने को बात होती है तो बड़े बड़े जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, वो नेताओं के तौर पे एक सम्मेलन की बात करते हैं कि हम इसके बारे में बात करते हैं और सभी मिलकर कोई योजना बनाते हैं। अब अंग्रेजों को पता चल जाता है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ना कुछ बात बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ रणनीति हो सकती है। ये क्या करते हैं, बारिसाल जो एक जगह पड़ती है आज के टाइम पे बांग्लादेश में, ये बारिसाल अगर आपसे पेपर में आता है तो बांग्लादेश वाले इलाके में पड़ता है। तो बारिसाल जैसी सम्मेलन हो रहा होता है ये तुरंत पहुंचती है पूरी सेना और लाठियों से पीटना शुरू कर देती है सबको। इतना पीटती है कि काफी लोगों के घायल हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। जैसे युगांतर कमेटी, मैंने आपको बताया था युगांतर इसी की कमेटी थी, अनुशीलन समिति की, जो बंगाल विभाजन के बाद ज्यादा एक्टिव हो गई थी। उनको जैसे ही पता चलता है वो बहुत कड़ा विरोध करती है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी, इसको युगांतर पढ़ते कई लोग, जैसे यहाँ पे लिखा है युगांतर, जे लिखा होता है। युगांतर मतलब होता है युग का अंतर होना, ठीक है। तो युगांतर इसको बहुत ही भारी तरीके से क्रिटिसिज्म करती है इसका। और फिर अंग्रेजों को पता चल जाता है कोई ना कोई ऐसी समिति बन चुकी है जो हमारे लिए विरोध का कारण बन सकती है, और वो थी युगांतर, ठीक है। अब ये क्या लिखती है, पहले इसको समझ लेते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारे युगांतर। 1906 की कहानी हम समझ रहे हैं, अभी पूरा बंगाल विभाजन के बातें ही बदल रही है। ये युगांतर क्या कर रही है, 1906 से लेकर 1908 तक करती है। छोटा टाइम रहता है इनका, पर बहुत ही इंपैक्टफुल रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं अपने इस काम को ये। इसमें क्या होता है, ये एक युगांतर तरीके की पत्रिका होती थी, उसमें रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को लिखा जाता था, बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता था कि किस किस तरीके से हमें काम करना है। ऐसे मैंने बारिसाल के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था एक चीज़ इसी कहानी के बाद, फोर्स टू बी, ये कई बार आइकॉनिक लाइन बोली जाती है, forced to be stopped by force। आपने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी होगी तो जरूर ये सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। जब यूपीएससी में एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमें बोले जाते हैं कि आप कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ करिए, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, फोर्स टू बी स्टॉप बाय फोर्स। ये युगांतर समिति के द्वारा बरिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी कि ये मतलब कि अगर आपको फोर्स को रोकना है, किसी बल को रोकना है, तो आपको बल लगाना ही पड़ेगा, तभी आप उसको रोक सकते हो, तो नहीं। जैसे आप सुनते होंगे हिंसा को हिंसा ही रोक सकती है, उसी तरीके से इनकी विचार हुआ करते थे हमारे बरिंद्र कुमार घोष की, ठीक है। यही हमारे व्यक्ति बरिंद्र कुमार घोष। आगे हमारी कहानी क्या हो जाती है, अब इसमें समझना है दो चीज़ें। आपको एक देखा है, मैंने बोला है, भवानी मंदिर को जैसे ही अंग्रेज लोग देखते थे पत्रिका के तौर पे किसी के पास है और कोई पढ़ रहा है, तुरंत मारना पीटना शुरू कर देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे वो उनसे। दूसरी बुक का नाम है हमारी वर्तमान रणनीति। ये बुक बोल सकते हैं या पत्रिका कह सकते हैं, जिसको बरिंद्र कुमार घोष लिखते थे, वर्तमान रणनीति। ऐसा समझ लीजिए जब कोई आइडियल बुक मानी जाती थी क्रांतिकारी के लिए, कोई भी क्रांतिकारी अगर वो जा रहा है, शुरुआत कर रहा है क्रांतिकारी गतिविधि में जाने के लिए, तो पहले इसको पढ़ता था वो। और ये कहा जाता था, इस तरीके से इसको बरिंद्र कुमार घोष जी ने लिखा था कि वो कुछ भी जो चीज़ उसके जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसको भूल जाता था। इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी होती थी कि अंग्रेज हमारे साथ ये कर रहे हैं, आप जो भी कह सकते हैं इसको, तो उस तरीके से इन्होंने इस चीज़ में लिखा था कि हर कोई क्रांतिकारी की पहली सीढ़ी यही हुआ करती थी। अगली बात है मुक्ति कौन पाते, ये भी आपकी युगांतर समिति के द्वारा ही लॉन्च की जाती थी, पत्रिका कह सकते हैं उसको उस जमाने में। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में इन चीज़ों को लिखा होता था। तो आप ध्यान रखिएगा, युगांतर एक ग्रुप भी था, समिति थी, जिसमें आपके अरविंद घोष थे, आपके भूपेंद्र नाथ दत्त थे आपके, और आपके हमने तो बात करी है बरिंद्र कुमार घोष तो थे इसमें। अच्छा, अब हमको एक और नाम याद रखना है। ये सारी काम लगातार चल रहे थे, पर इनको एक व्यक्ति का नाम याद आता है जो बहुत ही प्रभावशाली थे, जिनका नाम था हेमचंद्र। ये नाम ध्यान रखना है, हेमचंद्र कानूंगो। ये बहुत फेमस नाम है और ये भी बाद में जब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी आती है उसमें इनका नाम जोड़ दिया जाता है, मतलब इनको बंदी बना दिया जाता है। कहानी क्या होती है हेमचंद्र कानूनगो की। अभी तक युगांतर समिति अपनी विचारों से लगातार बातें बोल रही थी कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अंग्रेजों पर दबाव डाले जा रहे थे। आगे बात बढ़ने लग जाती है, कहानी आगे जैसी बढ़ती है,
इन्होंने क्या बोला कि हम तो चलिए काम कर ही रहे हैं, पर हमको ऐसा करना पड़ेगा। और जो मैं युगांतर समिति बता रहा हूँ, उस टाइम पे डकैती किया करती थी ये, क्योंकि इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी, गन चाहिए, गोली बारूद चाहिए, तो ये वैसे ही करते थे जैसे रामप्रसाद बिस्मिल जी ने करा था काकोरी कांड। पर वो तो पकड़े गए थे, पर ये पकड़े नहीं जाते थे, बहुत एक्टिव और बहुत शार्प दिमाग के लोग थे ये। तो ये बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा कर लिया इन्होंने बोला हमारे में से एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फ्रांस जाए। फ्रांस में उस जमाने में एक टेक्निक आ गई थी जिसको कहते थे बॉम्ब बनाना। ये बॉम्ब हम बहुत आगे देखेंगे HSRA के इस टाइम पे, पर ये पहली भारत में आ चुकी थी, 1907 की बात है। उन्होंने बोला हमारे यहाँ से एक व्यक्ति है डिजर्विंग, जो वहाँ पे जाके भाषा भी बोल सकता है और वहाँ से सीख कर भी आ सकता है। उसका नाम था हेमचंद्र कानुंगो। अब हेमचंद्र कानुंगो पेरिस चले जाते हैं, बॉम्ब बनाना सीखते हैं और भारत में आ जाते हैं टेक्निक लेके। जैसे टेक्निक लेकर आ जाते हैं, अब इनके दिमाग में आ जाता है बम बनाना सीख लिया हमने, अब हम अंग्रेजों के ऊपर फेंकेंगे। पत्रिकाओं से तो बहुत चीज़ें हमने लिख दी है, पर हमको उनके ऊपर ही फेंकना है। तो यहीं से आपकी कहानी सबसे पहले दिखती है, जिसको आप अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है इसको, या मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, राइट, ये देखिए मानिक ताला बोलते कई लोग, वैसे मानिक तोला बोला जाता है, मानिक तोला या मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अभी है कहानी क्या, इसको समझना पड़ेगा आपको। पहले समझिए अलीपुर बम षड्यंत्र केस क्या था। इसको अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र कहा गया था, पर हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया था। ये दिया गया था 1908 के आसपास की कहानी है। जैसे ही हेमचंद्र कानुंगो साहब वहाँ से बम बनाना सीख के आते हैं, तब पूरी कहानी बन जाती है कि हमें क्या करना है, बम फेंकना है। अभी 3 तरीके से टारगेट बनाते हैं। टारगेट थे 3। पहला टारगेट था अक्टूबर 1907 का। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर कुछ एक्टिविटी है, याद रख लेना। जैसे मैंने बताया, आपसे क्वेश्चन आया था कि बताइए ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये नाम आ सकता है कि बताइए इस व्यक्ति का आंदोलन के किस नाम से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति का नाम यह था, मतलब पहला जो हुआ था प्लानिंग कि हम इस तरीके से बॉम्ब को फेंकेंगे। दूसरा था आपका दिसंबर 1907 का। देखिए बहुत छोटा टाइम रहा था इस युगांतर समिति का, पर इसने काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। जैसे आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो था आपका 1908 का, और ये होता आपकी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, आज के टाइम पे सभी को पता होगा। देखिए 1907 में क्या होता है, एक व्यक्ति का नाम था, यहाँ पे लिख भी रखा है, फुलर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये व्यक्ति था फुलर। ये क्या था, ये ईस्ट बांग्ला जो था आपका, जिसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था, बांग्लादेश का आज के टाइम पे जमाने में, वहाँ का ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना गंदा था कि कोई भी पॉलिसीज होती थी सीधे अंग्रेजों को, जो वहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे इनके, उनको तो अलग रखता था, पर भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बना के रखता था। काफ़ी लोगों को, जो महिलाएं होती थी, उनको बहुत ज़्यादा वहीं पर जलील करता था, कुछ भी चीज़ें हो गई। तो फुलर साहब को पहले मारने की प्लानिंग कर लेते हैं हमारी युगांतर समिति के लोगों ने, कि पहले इसको मारना है, इसको मारेंगे तभी इनको पता चलेगा कि बंगाल में किस तरीके से रहना है। दूसरे व्यक्ति का नाम था फ्रेजर, जिसको मारने की प्लानिंग वर्ष 1907 दिसंबर में प्लानिंग की गई थी, इस पे बम फेंकना है फ्रेजर को। फ्रेजर क्या था, ये था जो बंगाल है उस बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये था ईस्ट बंगाल का, ये था यहाँ का बंगाल का, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उस जमाने में, बंगाल आपको पता है पूरी कहानी कैसे हुआ करती थी, बंगाल ही एपी सेंटर हुआ करता था, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी वहाँ पर होनी थी, स्वाभाविक थी। इसके बाद अगला है हमारा किंग्स फोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, बताइए कि अनुशीलन समिति या युगांतर समिति किसका संबंध मुजफ्फरपुर केस के साथ जोड़ा गया है, तो वो यही है हमारे जो हमने बात करी थी। अब देखिए इसमें कहानी क्या होती है। पहली बारी में बम फेंकते हैं फुलर के ऊपर, फुलर बच जाता है उसमें पहले में। प्रफुल्ल चाकी साहब जाते हैं, प्रफुल्ल चाकी एक क्रांतिकारी थे जो अनुशीलन समिति या युगांतर समिति का हिस्सा हुआ करता थे, उन्होंने बम फेंका, फुलर बच गया इसमें, यहाँ पर कहानी खत्म। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ से अंग्रेजों को पता चल गया कि कोई ना कोई ऐसी समिति है जो बम फेंक रही है, और उनको पता चल गया बम बनाना, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और जो हमने मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी बताई है, मानिक टोला या इसको मुरारीपुर पूरक कहा जाता है, ये आपके बांग्लादेश वाले इलाके में ही पड़ती है आज के टाइम पे। और ये एक तरीके की फैक्ट्री बना ली थी इन्होंने, यहीं पे बम वगैरह रखे जाते थे, पूरे जो जो उसके सामान रखे करते थे उसमें पूरी फैक्ट्री के तौर पे काम कर रहे थे, इसलिए इसको मानिक टोला कहा गया। इन्होंने फुलर को बनाया, फुलर बच गया। इसके बाद अगला था फ्रेजर का नाम, फ्रेजर पर टारगेट करा, ये भी बच गया। अब दिक्कतें क्या हो रही थी, दोनों जगह हमने ट्राई करा है, दोनों बार बच गया। तीसरी ट्राई थी जिसका नाम था किंग्स फोर्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट था। किंग्स फोर्ट क्या था, देखिए ये तो ईस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, फ्रेजर था आपका बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो किंग्स फोर्ट था ये था जज।
तो आप सोचेंगे कि जज है तो ऐसा जज ने क्या काम करा होगा। ये जज इतना बदमाश था कि हल्की सी छोटी चीज़ें होती थी भारतीयों के खिलाफ, ये तुरंत उन पे छोटी सी केस भी हो गया तो उनको 4-4 साल 5-5 साल जेल में डाल देता था। हल्की सी चोरी हो गई 6 साल जेल में डाल देता था। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति का एक छोटा सा भी किसी चीज़ से अगर उसके खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा कोई चीज़ बना दी गई, जैसे वहाँ हम नौकर के तौर पे काम करते थे, अंग्रेजों को फंसाना है तो सीधे हल्का सा केस डाला, ये देखता भी नहीं था कि क्या बयान है वगैरह, उस जमाने में इन्हीं की पूरी कहानी थी, तो इसी से जेल में डाल देता था। अब इसी तरीके से अंग्रेज सरकार खुश हो गई इससे कि हमारे काम कर रहा है हमारे तरीके से, तो इसको हम आगे थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे। ये पहले बंगाल में था, इसको मुजफ्फरपुर भेज दिया, जो आज के टाइम में वर्तमान स्थिति में बिहार में है। जी जैसे ही बिहार में जाता है इसको मुजफ्फरपुर में, अब प्लानिंग हो जाती है कि इसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, इसको मारने का किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो दो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी और दूसरे का नाम था खुदीराम बोस। यहाँ पे मैंने इन दोनों की फोटो भी लगा रखी है, ये हमारे खुदीराम बोस है, ये प्रफुल्ल चाकी है। क्लियर फोटो नहीं होगी क्योंकि उस जमाने में फोटो कहाँ हुआ करती थी। एक मिनट रुकिएगा। क्या कह रहे हैं इस चीज में, अभी उस चीज को आगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बताते हैं और डिटेल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। पढ़ना हमें इसी तरीके से, समझ लीजिएगा बात को। आप ये मत गलती करिएगा कि आप सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हैं। कभी भी कोई भी वेंडर आ रहा है मैटर नहीं करता आपके लिए। हमने उस चीज़ भी आपको समझाई थी कि लोगों ने बना रखा है हवा की पेपर का लेवल डिफ़िकल्टी, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि मैथ्स में डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है, जीएस में कोई नहीं है। आपके पास एक रामबाण इलाज होता है, अगर आप कहते हैं ना रामबाण इलाज, मतलब एक चीज़ से आप सभी का इलाज कर सकते हैं, वो है आपका पढ़ने का तरीका। मैं आपको 4-5 साल से कह रहा हूँ कि डिटेल में पढ़िए। जब हमने सीजल 2018 दिया था उस टाइम पे भी लोगों के मार्क्स नहीं आते थे। जब मेरे दिए थे मैंने आपको एक बार नहीं 2-2 बार बताया था कि मेरे एसएससी में जो भी मेरा फाइनल मेरिट बना था वो मेरा जीएस के बेस पे ही बना था, नहीं तो नहीं बन पाता। और वो किस लिए आता था, क्योंकि मेरी जीएस की अप्रोच सबसे अलग रहती थी। लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ा करते थे, मेरी आदत थी बहुत डिटेल में पढ़ने की, और उसी का रिजल्ट भी आया है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीएस को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ऊपर ऊपर से पढ़ के मत जाइए। लोग आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं प्रीवियस सर्च सफिशिएंट है, या कोई टीचर प्रीवियस सर्च ही करा रहा है। भाई आप एक प्रीवियस सर्च कर रहे हैं, अगले दिन दूसरा पूछा जाएगा। आपको कोई भी चीज़ है उसको रिलेट करना है कि कहानी से कुछ कहानी जुड़ी हो। जैसे आपके लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि आपको लग रहा है कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी नहीं करना, पर आपको ध्यान रखना अगर आप पढ़े थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। हमारा तरीका क्या है, हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़ाएंगे। मैं आपको फैक्ट भी साथ साथ बताते रहता हूँ कि ये माने टोला क्यों कहा गया था, कौन 2 व्यक्ति थे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मुजफ्फरपुर कांड क्या था या कॉन्स्पिरेसी था। वो किंग्सफोर्ड को मारने की पूरी प्लानिंग थी, कब हुई थी 1908 में। और ये सारा हिस्सा किसका हुआ करता था, अनुशीलन समिति का, जो युगांतर समिति की उसकी शाखा थी। युगांतर समिति के कौन थे, बरेंद्र कुमार घोष। इस तरीके से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष, बरेंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र कानूनगो साहब, ये सारे जुड़े हुए हैं। इन सभी ने प्लानिंग बना रखी कि किस तरीके से बम फेंकना है। अब ये हमारे 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम खुदीराम बोस है। मात्र 18 वर्ष की एज है इनकी। हमारे देश में आप बहुत रेयर देखेंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। खुदीराम बोस ऐसे माने जाते हैं कि पहले व्यक्ति थे जो बहुत छोटी उम्र में जिनको फांसी में दिया गया था। हम देखेंगे तो हमारे भगत सिंह भी थे जिनका एक बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा था। पर खुदीराम बोस को जब जेल में डाला गया था, जब इनको फांसी होने वाली थी, तो वहाँ के जेलर भी देख के हैरान थे कि ये बच्चा सा है और इसको 18 वर्ष की उम्र क्या होती है आदमी। हम तो उस टाइम पे पढ़ाई पे भी क्लियर नहीं होता इंसान की क्या करना आगे क्या नहीं करना। ये व्यक्ति अपने आप को फांसी तक चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। खुद सोचिए किस तरीके की पर्सनैलिटी रही होगी। तो खुदीराम बोस जब इनको फांसी हो रही थी तो जेलर भी देख के दंग रह गया था। बच्चा डरे वो अलग बात है, स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत हंसते हंसते इन्होंने फांसी लगवाई अपने आप को। इन्हें कोई भी डर नहीं था। हाँ, दूसरे व्यक्ति थे प्रफुल्ल चाकी। आपसे आ सकता है कि मुजफ्फरपुर केस में 2 व्यक्ति कौन थे। ये थे प्रफुल्ल चाकी, ये अपने आप को खुद गोली मार देते हैं। अब ये पकड़ में कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुजफ्फर केस में कैसे आते हैं पकड़ में, ये पकड़ में ऐसे आते हैं कि हमारे भारत में 2 ही एक अभिशाप के तौर पे कहा गया कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है या जो बहुत महान व्यक्तित्व रहे इनके जैसे, उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में थोड़ा सा आपके शॉल वगैरह, बंगाल के लोग शॉल वगैरह ओढ़ते थे। बड़े बड़े आप देखेंगे क्रांतिकारी, उनका एक प्रथा हुआ करती थी। और कारण भी यह था कि जैसे अगर आपको पिस्टल रखनी है तो अंदर ही ऐसे शॉल में रख लेते थे, आपको क्रांतिकारी गतिविधियां करनी है। ये आपके काकोरी कांड में भी देखने को मिला और यहाँ पर भी देखने को मिला। 2 कारण क्या होते थे, पहले तो ये सबूत छोड़ देते थे अपना, और दूसरा कोई सरकारी गवाह बन जाता था। यहीं पे सेम कहानी होती है। क्या करते हैं ये
जैसे ये प्लानिंग कर रहे होते हैं किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, बाहर पूरी रैली होती है कि बाहर निकलने वाला अपने काफिले में, ये अपने जैसे बम फेंकते हैं, वो बच जाता है और ये भागते हैं तो इनकी शॉल गिर जाती है और चप्पल गिर जाती है। बस पहचान करने के लिए काफ़ी था कि कौन व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और इस तरीके से भागते हैं। ये रास्ते में इनको पुलिस वाले मिलते हैं, ये उनसे पहले ही अपने आप को गोली मार देते हैं प्रफुल्ल चाकी कि मैं अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊँगा। दूसरी कहानी, हमारे ये व्यक्ति हैं, ये कहते हैं मैं तो आराम से मुझे पकड़ी, मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इनको फांसी में चढ़ा दिया जाता है, किनको? खुदीराम बोस जी को। खुदीराम अजीब सा नाम लगेगा, खुदी नाम कैसे पड़ा इनका? खुदी कोई मतलब तो होता नहीं हमारे में। खुदी देखिए ऐसे पड़ता है जब इनके माता होती है, इनकी माता के 2 संतान इनसे पहले हो चुकी थी लड़के के तौर पे, पर उनका शायद कह सकते हैं कुपोषित तौर पे बच्चे मर जाते हैं, जैसे पैदा होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं। तो इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर कुछ 1-2 इनके रिलेटिव होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए एक टोटका करते हैं हम, चावल का कुछ टोटका होता है कि अगर उस तरीके से रखेंगे तो बच्चा बच जाएगा। और उस खुदी को बंगाल में चावल को ही खुदी कहा जाता है, तो उससे क्या होता है टोटके से बच जाते हैं खुदीराम बोस, इसलिए इनका नाम खुदीराम पड़ा मतलब रख दिया जाता है इनके परिवार के द्वारा। ये पूरी कहानी थी। अच्छा, कहाँ तक हमने देख लिया था खुदीराम बोस जी की कहानी? हाँ, ये तो इनका निधन हो गया, ठीक है। अब कहानी क्या थी, जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी इसको पूरा करने। हाँ, एक चीज़ मैं और समझा दूं, जब इन्होंने इनको मारा था, जब ये बम फेंकते हैं, ऑब्वियस बात है कोई ना कोई काफिले में मरेगा। उसमें एक व्यक्ति थे, एक नाम मैं बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैनेडी। कैनेडी, ये कैनेडी की बेटी और वाइफ दोनों मारी जाती हैं इसमें। कैनेडी एक वकील थे और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मानी जाती है, और इनको थोड़ा सा दुख भी हुआ था इन लोगों को, जो अनुशीलन समिति, युगांतर समिति के लोग थे। मानना चाहते थे किंग्सफोर्ड को, पर मर गया कैनेडी के वाइफ और बेटी। कारण क्यों? क्योंकि कैनेडी समर्थन करते थे भारतीय कुछ लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियों को, या इनके द्वारा जो कुछ पक्ष हुआ करते थे लोगों के, जैसे किसान परेशान हो रहे हैं, तो कैनेडी पक्षधर थे उनके। तो इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि गलत में भी ऐसा हुआ कि हमसे गलती बहुत बड़ी हो गई कि उस व्यक्ति को जिसने हमें समर्थन करा, उसी की बेटी और बच्चे हमसे मर गई। तो वो बड़ा दुख हुआ था इन लोगों को, ठीक है। मैंने कहानी इंटरेस्टिंग आपको बता दी, आपसे पेपर में आ सकता है कि कौन गलती से मारे गए थे। कैनेडी की वाइफ और बेटी दोनों मर गए थे इसमें। अच्छा, अब जैसे ही होता है प्रफुल्ल चाकी की कहानी खत्म। अब पता चल गया कि बम वगैरह इन्होंने फेंका तो पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। अब इस तरीके से सभी, आपको पता है कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा इस ग्रुप में कि कोई बता देगा कौन कहाँ पर है। तो ये जाके जो मानिक टोला जगह थी वहां पर जाके ये पता कर लेते हैं कि ये पूरी जहाँ पे इनकी फैक्ट्री बम बन रही है, सभी पे छापा लगता है, फिर पता चल जाता है, सबूत मिल चुका था, बम बना लिया इन्होंने। पर फिर भी किसी को उम्र कैद करना, काला पानी भेजना आसान काम तो नहीं है, बहुत अच्छे पुख्ता सबूत होने चाहिए। उसी पूरे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में जो सारे लोग पकड़े गए थे, मैंने आपको सारे नाम बता दिए। हेमचंद्र कानूंगो हो गए, भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, आपके अरविंद घोष हो गए, परिंद्र कुमार घोष हो गए, सारे लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कहानी क्या होती है, सारी कहानी चल रही थी, पर एक चीज सभी को खुशी थी अलीपुर केस में, इसलिए अलीपुर कहा जाता है क्योंकि अलीपुर जेल में इनको डाला गया था। वैसे अलीपुर कहा जाता है, लोग हम अलीपुर पढ़ते हैं। अब ये पूरी कहानी क्या होती है कि भाई सबूत तो है नहीं, अब अंग्रेज परेशान कि इनको तो पकड़ना है, नहीं तो आने वाले टाइम पे नाक में दम मचा देंगे। इनके पास टेक्निक भी है, अगर ये बच गए तो किस तरीके से हमारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कितने बम इन्होंने फेंक भी दिए। अच्छा, अब दिक्कत क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई इनमें से जितने लोगों को पकड़ा गया था, वैसे कई जगह 49 डाटा आता है, कई जगह आता है 35 का डाटा, कि 35 लोगों को पकड़ा गया था, ऐसे कई बार डाटे में देखने को मिलता है। तो पकड़े गए सारे के सारे, एक व्यक्ति था जो कमजोर था इनमें, वो पकड़ा गया। उसने बोला कि मुझे बस छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए इनको सभी को जेल करवा दूंगा, फांसी भी करवा दूंगा, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र गोसाई, बहुत जरूरी नाम है ये, नरेंद्र गोसाई। आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में सरकारी गवाह कौन बना था, वो खुद इस युगांतर समिति का था जिसने पूरी प्लानिंग करी थी, जैसा हर कोई व्यक्ति होता है। उसी में से ये व्यक्ति था नरेंद्र गोसाई, जिसने प्लानिंग का क्लियर करा कि हाँ मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। डेट मुकर्रर हो गई कि हाँ इस तरीके पे ये बयान देगा और ये सारे के सारे जेल में जाएंगे और फांसी भी हो जाएगी इनको। अब इसमें सारे बड़े बड़े नाम लोग थे। अब इसी तरीके से इसको क्या करा गया, जेल में बिठाया गया सभी को, युगांतर समिति के जो लोग थे। 49 लोग बोलते, कई लोग 35 बोलते हैं। अब जो हमारे जो सारे लोग बैठे थे, अरविंद घोष, सभी ने प्लानिंग करी कि हम में से कौन मुखबिर कराए, तो सभी ने बोला नरेंद्र गोसाई ने कराया। अच्छा, तो कहते हैं नरेंद्र गोसाई को पकड़ते हैं, काम करते हैं। पता चलता है उसी जेल में इसको बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था कि और लोग इसको मार देंगे, सरकारी गवाह है तो फिर बच जाएंगे, वो तो करेंगे प्लानिंग। पर इसको कहाँ रखा जाता है, हॉस्पिटल का वार्ड होता है एक, वहाँ पर रख दिया जाता है इसको,
और कहा जाता है कि तुम सेफ रहो, हम ऐसे कहेंगे लोगों को कि ये तबीयत खराब है इसकी, तुम्हें उनके साथ नहीं रखेंगे क्योंकि मार दिया जाएगा तुमको। ये कहता ठीक है। इसी में दो व्यक्तियों का नाम आता है जो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे भारत की, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। एक नाम है कन्हई दत्ता और एक का नाम है सत्येंद्र नाथ बसु। ये दोनों कहते हैं कि देखिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसको मारना है हमने। अरविंद घोष कहते हैं कि नहीं छोड़ दीजिए, कहते नहीं अगर ये मर गया तो फिर हम बच जाएंगे, इसमें इसका मरना ज़रूरी है। सब प्लानिंग करते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ये कहते हैं हॉस्पिटल वाले वार्ड में जाने के लिए मुझे अपने आप को बीमार दिखाना पड़ेगा। एक खांसी बहुत करते हैं, अंग्रेज इनको इग्नोर करने लग जाते हैं, कुछ ज़रूर से ज़्यादा कर देते हैं कि इनकी वाकई में इसमें तबीयत भी खराब हो गई थी करते समय, तो ये ज़्यादा करते तो इनको हॉस्पिटल वाले वार्ड में ले जाते हैं। दूसरा नाम आता है सत्येंद्र नाथ बसु। ये कहते हैं कि अकेला वो काम नहीं कर पाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। ये भी अपने आप को इतना पेट में दर्द दिखाते हैं कि मेरा दम निकल रहा है, इनको भी वार्ड में पहुंचा दिया। पर अभी नरेंद्र गोसाई काफ़ी दूर था इनसे। चलिए ये तो हो गया कि दोनों उस वार्ड में पहुंच गए, पर वेपन भी तो चाहिए। वेपन के तहत क्या होता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो बोलते हैं कि हमको, एक कहता है मुझे मछली चाहिए, एक कहता है मुझे कटहल चाहिए, मेरा तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। बाहर से मंगाया जाता है। अब इनके जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो कटहल के अंदर से काट के उस तरीके से फिगर आउट करते हैं कि उसी में बंदूक भी रख देते हैं, ये मछली रख देते हैं, मछली के अंदर बंदूक, दो बंदूकें भी अंदर आ जाती है। तब ये नरेंद्र गोसाई को वहीं से शैल से कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे बच जाएं, हमें जैसे तुम्हें बोला गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा इस केस में, हमें भी छुड़वाना अपने आप को। तो कहता है कि चलिए कोई नहीं, दोस्ती सोचने लग जाता है कि दोनों दोस्त हैं मेरे। ये जैसे थोड़ा सा सेल से बाहर निकलते हैं, दोनों फायर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कन्हई दत्ता करते हैं तो उसके पैर में लगती है, पर फिर भी भाग जाता है वो। फिर हमारे जो थे व्यक्ति सत्येंद्र नाथ जी, ये पीछे तक जाते हैं और जितनी गोलियां थी रिवॉल्वर में सारी इसकी पेट में डाल देती है और सारा ये जो नरेंद्र गोसाई है मर जाता है उसी समय। अब इसी कारण आपको आज पता होगा कि हम कई बार पढ़ते हैं और आपके दिमाग में आना भी चाहिए, सोचेंगे आप कि अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष की फ़ोटो यहाँ पे लगाई है मैंने, शायद नहीं लगाई तो आप वैसे भी जानते होंगे अरविंद घोष को। अरविंद घोष अलीपुर केस में थे और बम बनाने वाली कहानी पूरी इतनी चीज़ों में उनको फांसी क्यों नहीं, उनको जेल क्यों नहीं? कारण ये था क्योंकि जो नरेंद्र गोसाई था मर गया था। हालांकि इन दोनों को बाद में फांसी हो जाती है, इन दोनों महान व्यक्तित्व को। ये अपने आप को अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर देते हैं, इनको फांसी हो जाती दोनों को। और फिर नरेंद्र गोसाई तो मर ही चुका था। फिर अरविंद घोष को बाकी और लोगों को सजा हुई थी, पर उसमें अरविंद घोष बच गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत शार्प दिमाग के व्यक्ति थे वो। उन्होंने अपने लिए कोई ऐसे सबूत ही नहीं छोड़े कि वहाँ पर प्रूफ हो पाए। तो ये जाते हैं अरविंद घोष और पूरी कार्रवाई होती है। और कार्रवाई में क्या होता है कि इनकी तरफ से कौन लड़ने आते हैं, उनका व्यक्ति का नाम था आपके CR दास, चितरंजन दास। वो केस लड़ते हैं और बहुत अच्छी दलीलें देते हैं, पूरा सबूत दिखाते हैं कि बताइए कहाँ पर है। काम भी इतना शार्प तरीके से कर रखा था अरविंद घोष जी ने, जहाँ से पकड़ में नहीं आते। दूसरी कहानी, इनके साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीचक्रॉफ्ट, F है ये, ठीक है, बीचक्रॉफ्ट। ये इनके साथ जो जज थे उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया वकील तो यहाँ से हमारे जो इनकी पैरवी कर रहे थे अलीपुर केस में पूछा जा सकता कौन थे, तो CR दास थे। जज कौन थे? बीचक्रॉफ्ट। मैंने जज का नाम क्यों बताया? क्योंकि कहानी बोली जाती है कि काफ़ी हद तक जो बचाने वाले व्यक्ति थे CR दास थे अरविंद घोष जी को। क्योंकि आपको पता होगा आगे कहानी, जब ये संत बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से, क्योंकि 1908 में वर्डिक्ट आता है और उसमें सभी को लोगों को सजा हो जाती है, बच जाते हैं। तो फिर उसके बाद इनको पता होता है कि अनुशीलन समिति, युगांतर समिति से समाप्त हो गई, सभी को सजा हो गई, तो फिर मेरा अकेले रहने का क्या मतलब है? तो ये ऑरविल ऑफ आर्म का पौंडीचेरी में निर्माण करते, फिर संन्यास ले लेते एक तरीके से। पर इनकी जो कहानी थी बीचक्रॉफ्ट, ये जज थे। ये माना जाता है कि CR दास के कारण तो बचे थे, दलीलें इतनी अच्छी दी थी उन्होंने, पर ये ऐसे जैसे इन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी दिया था अरविंद घोष को। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था ICS का एग्जाम दिया था इन्होंने। ICS के एग्जाम में इनकी रैंक थी 11वीं रैंक, और जो बीचक्रॉफ्ट थे उनको रैंक मिली थी 35। और ये दोनों एक तरीके से सहपाठी थे, कह सकते हैं ना, एक बैच में। जैसे हम UPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे साथ के कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ वेल नोन होंगे, उसी तरीके से फिर वो सोचते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर दे देते हैं, और इस पक्ष में अरविंद घोष जी को छोड़ दिया जाता है। तो आपसे पेपर में आ सकता है कि उस समय जज कौन थे, तो बीचक्रॉफ्ट उनका नाम था। क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया, आप बताइए मुझे। अब मैं रास बिहारी बोस जी के बारे में बताऊंगा, पूछिए, कुछ पूछना है तो। ठीक है, अब देखिए ये तक हमारी पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। एक चीज मैं आपको पिछले का जो क्वेश्चन बताना था उसको समझा रहा हूँ, अब देख लीजिए आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। वो कहानी मैंने पूरी समझाई इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या था? मार्च 1906 में बरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? अब देखिए आप,
अगर आपकी सोच बहुत क्लियर है तो आप इजीली बना लेंगे। स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल नहीं। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के टाइम पे चला था, क्योंकि क्या हमें ये बोला गया था कि स्वदेशी चीज़ों का हमें होलिका जलानी चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये तो नहीं थे, शांत लोग तो थे नहीं है, इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त थे। दूसरी कहानी बंगाली विभाजन विरोधी आंदोलन, ये बिल्कुल सही थी। तीसरी बात देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, कोई मतलब नहीं है। अगला है बंगाल के शिक्षक सुधारकों के विरोध आंदोलन, ये भी कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से इनका लेना देना नहीं था, क्योंकि इनको देश को आज़ाद कराना था। तो बस ये कहानी है। ये होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से पढ़ के जा रहे हो और हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर आप नॉलेज लेके नहीं जा रहे तो, और मैंने आपको बताया था, देखिए हमारे ऑप्शन में पेपर में हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है। काफ़ी लोग कहते हैं कि 50 में से 20 नंबर आ जाए वही बहुत है। आपकी पेपर की इतनी अच्छी खूबसूरती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। मैंने हमेशा बोला आपको कि आपके सामने ऑप्शन 4 होते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो आप इजी से अगर नॉलेज से एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरे पेपर में जब भी मैंने पेपर दिया है, मेरे मार्क्स जीएस में हमेशा इसलिए अच्छे रहते थे कि मुझे पेपर पूरा नहीं आता था, पर मैं ये क्लियर रहता था कि मेरे को ऑप्शन एलिमिनेट करने आते थे कि ये मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। जहाँ 4 ऑप्शन है, मेरी नॉलेज ने 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिए। अब मेरे को तुक्का भी लगाना था, एटलीस्ट मेरी संभावना तो ज़्यादा बन गई ना क्वेश्चन को सही करने की। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डिटेल में पढ़िए, ठीक है। देखिए बैच है एसएससी एग्जाम 2026 के लिए, आप इसको देख सकते हैं। हर साल आप लोगों को पता है, जैसे ही हमारा अगले साल के लिए बैच होता है तो मैं 1 साल पहले ही बैच को लॉन्च कर देता हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी इंक्वायरी वगैरह लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें रहेगी इस बैच में। जैसे आप लोगों को पता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी इकोनॉमिक्स को लेकर, तो इस बैच में हमने स्टार्ट करा है। वैसे अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 2025 के बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा वो, बट ये बैच अभी हमने लॉन्च करा है तो अभी चल ही रहा है, वो अभी स्टार्टिंग ही हुई है उस बैच की 2026 के लिए। जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं और जब भी आप देखते हैं तो हमारा हर साल, जैसे आप 2026 में जाएंगे तो हम 2027 का बैच लॉन्च कर देते हैं 1 साल पहले ही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6-7 महीने पहले ही आपको जीएस में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये भी कहूँगा 1 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बैच में क्या क्या मिलेगा तो देखिए, स्टैटिक जीके आपको मिलेगी जो हम अच्छे से डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट है बेसिक से एडवांस। कोई भी वेंडर आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, हमने स्टार्टिंग से आपको एक चीज़ समझाई है कि आपको बैच में डिटेल्ड में ही पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि हम बहुत ऊपर से पढ़ के जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस भी करने हैं तो डिटेल में करने हैं। आज के टाइम पे देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैल्यू बेस्ड। डिटेल का फायदा क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो आप वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपकी संभावना ज़्यादा सही हो जाती है क्वेश्चन को ठीक करने की, अगर आपकी नॉलेज जीएस में अच्छी है तो। जैसा आप लोग पसंद करते हैं उसी तरीके से कंटेंट मिलेगा, सारा अपडेट रहेगा। जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है सारे भी डिटेल कराए जाते हैं उसमें। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और कंप्यूटर मैंने इसमें ऐड नहीं करा, उसकी जगह करंट अफेयर हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप मेरे बारे में सभी जानते हैं, मेरा सीजीएल 2018 लास्ट था, उसके बाद मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरा फाइनल उसी में हो गया था। सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। और पिछले साल के बैच में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, तो 2024 से हमने स्टार्ट करा था इसको, इनिशिएटिव को, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद करा है। बाकी बैच का प्राइस आपको दिख रहा है। मैंने देखिए ये एसएससी एग्जाम 2026 टारगेट रख रखा है। इसमें आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जेई, सीपीओ, जो भी आपके एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, सिलेक्शन पोस्ट, सभी का क्राइटेरिया एक तरीके का सेम होता है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और 2025 के लिए कर रहे होंगे या किसी भी साल की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल का बैच हमारा चलता रहता है। बाकी अगर आप रेलवेज की तैयारी करें तो रेलवेज एनटीपीसी 2025 का बैच हमारा स्टार्ट हो गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कहानी, उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, पर बैच थोड़ा अलग है तो आप थोड़ा अलग ही रखिएगा रेलवेज और एसएससी का। और एक होता है स्पेसिफिक एसएससी एमटीएस की तैयारी, क्योंकि वैसे तो पैटर्न सेम ही होता है, बट थोड़े बहुत प्रीवियस के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के बार बार रिपीट होते हैं और कुछ कंटेंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 वाले बैच में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा था और आप लोगों ने इसको पसंद भी करा था। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जीके कैफे का, और नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जीके कैफे सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी इंक्वायरी नंबर मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, ठीक। आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा तो था दूसरा वाली जो राज बिहारी बोस जी के बारे में। अब इनकी कहानी भी समझ लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन को करना है सॉल्व। और ये करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे लगा आज ये भी समझाना ज़रूरी है। अब देखिए हमारे ये हैं हमारे राज बिहारी बोस जी। मैंने बताया बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो रहे हैं उनमें से सभी लोगों में से सारे के अंदर एक कॉमन था कि पढ़े लिखे बहुत थे। ये भी थे, ये जर्मनी में पढ़े, पहले फ्रांस में ही पढ़े थे राज बिहारी बोस जी।
इतने शार्प दिमाग के आदमी माने जाते हैं कि अभी तक के भारत के इतिहास में बहुत सारे रहे हैं। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, अपने आप को हुलिया चेंज कर लेते थे, पर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। उन्हीं की नाक के नीचे काम करा इन्होंने और बहुत ज़बरदस्त नाम देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, इनके साथ एक चीज़ जोड़ी जाती है जिसका नाम है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, क्या दिल्ली षड्यंत्र आप इसको कह सकते हैं। किनके साथ जोड़ा जाता है? रास बिहारी बोस जी के साथ। कैसे कहानी, मैं इसके पहले जल्दी से आपको बता दूं। ये बहुत छोटी उम्र में ऐसा था कि पढ़ाई करने फिर ये चले गए थे बाहर। इनके फादर वगैरह ने इनको अच्छे परिवार से आते थे, पढ़ाई लिखाई पे करने आते, फोकस भी अच्छा था इनका। अब जैसे ही जाते हैं तो आते हैं भारत में तो बंगाल विभाजन की कहानी देखते हैं। बंगाल विभाजन देखते हैं, इनको फिर आ जाता दिमाग खराब किए तो मामला बेकार है। अनुशीलन समिति के कुछ लोगों से मिलने लग जाते हैं, फिर युगांतर समिति से मिल जाते हैं। युगांतर समिति में मिलेंगे तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि विचारों में बदलाव आएगा। और ये खुद भी क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। पर भारत में आके एक जगह इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, उसका नाम था FRI। क्या नाम था? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आज के टाइम पे देहरादून में। ये अंग्रेजों के टाइम पे क्लर्क थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, तो इनको सरकारी नौकरी मिल गई। उस टाइम पे नौकरी मिलना भी आसान नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, इनको जॉब मिल जाती है, अच्छे वेल सेटल्ड लाइफ में जी रहे थे ये। अब कहानी क्या होती है, इनके दिमाग में आ जाता है कि मुझे भी किसी तरीके से भारत के आंदोलन में काम करना पड़ेगा। एक कॉन्स्पिरेसी चलती है, जैसे मैंने युगांतर समिति की कहानी बताई थी कि उनको था बम फेंकना है, क्योंकि सीख चुके थे बम बनाना वो। अब इनको इसी के लिए एक व्यक्ति का नाम था बसंत कुमार विश्वास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। विश्वास। कहानी क्या होती है, 1912 में एक कोलकाता में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला था। इसमें लॉर्ड हार्डिंग आने वाला था। इसको हार्डिंज बोलते हैं कई लोग, हार्डिंग बोला जाता है वैसे। लॉर्ड हार्डिंग आने वाला था। उसमें ये प्लानिंग की गई इनके द्वारा कि बम फेंकना है इसके ऊपर। और ये क्लियर था, पूरी जो मुखबिर हुई थी बातें, पता चला था कि ये हाथी में बैठ कर आएगा। हाथी मतलब बहुत ऊंची हाइट पर होगा। अब बम फेंकना है। अब हाथी में बम फेंकने के लिए आपको इस तरीके से फेंकना है कि आपकी रीच भी अच्छी हो और आपकी हाइट भी अच्छी हो। कद काठी के बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे ये, अच्छे खासे सुडौल शरीर था इनका। पर उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है, जिसका नाम था बसंत कुमार विश्वास। कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट AC चला देता हूँ। हाँ, नहीं वो जरूरत नहीं है। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा इनका मुझे। कह रहे कि फैक्चुअल चीज़ों को भी पढ़ना जरूरी होता है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ना है। कहते पर आप जो डिटेल में बता रहे हो वो अच्छी चीज़ है कि आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा, उससे हमारी नॉलेज अच्छी हो रही है। मेरे कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे जो आपने लास्ट टाइम में अनुशीलन बताया कि हमें कन्फ्यूजन हो रही थी। यही तरीका जो आपने बोला है, मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से, जब तक आपको क्लियर करना है, आपको पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक क्लर्क का काम करते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया बसंत कुमार जी को इसके लिए चुना गया कि भैया आपको बम फेंकना पड़ेगा। इन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि लंबी कदकाठी के व्यक्ति थे। ये एक रोल लेके जाते हैं जिसका नाम था लीलावती, औरत बन के जाते हैं। और बड़ी बात क्या थी, देखने में बहुत सुंदर थे बसंत कुमार विश्वास। इनको प्लानिंग किया जाती है कि बम फेंकना है, इतने हाइट लंबी थी इनकी। पर इसी बीच में क्या होते हैं, हमारे रास बिहारी बोस ये कहते हैं कि नहीं, बम मुझे ही फेंकना है। तो वो कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं देखिए, यहाँ से भागने के लिए जो प्लानिंग कर सकता हूँ मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आप निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे हो पाएगा ये काम, मुझे भेजिए, मैं कर सकता हूँ। ट्रेनिंग नहीं थी इनके पास। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। लीलावती बन के जो गए थे औरताना कपड़ों में, वो अलग हट जाते बसंत कुमार विश्वास। ये कहते हैं आने दीजिए, चांदनी चौक वाले इलाके में होना था ये। पहले कोलकाता में होना था, फिर ये दिल्ली में बात हुई कि 1912 में घटना होनी है, इसलिए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ये 1912 से जोड़ा जाता है। 1912 जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये लॉर्ड हार्डिंग जो था यहाँ पर आने वाला था दिल्ली चांदनी चौक। जो दिल्ली गेट, अगर आप दिल्ली में गए होंगे, दिल्ली गेट वाला बहुत लंबा लाइन होती है ना, उसी लाइन पे जा रही थी पूरी काफिला। इसमें इन्होंने देख लिया लॉर्ड हार्डिंग को। इसने बोला अब इस पर बम फेंकना है, रास बिहारी बोस ने। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग का सामने हाथी आता है, ये बम फेंकते हैं, पर इस तरीके से कुछ दिक्कतें हो जाती है कि बम अलग तरीके से गिरता है और उसमें हाथी की मौत हो जाती है और लॉर्ड हार्डिंग को छोटी सी चोट लगती है, बच जाता है वो। अब यहाँ से क्या होता है, मैंने बताया था शार्प दिमाग के व्यक्ति थे, तुरंत भाग जाते हैं। ये यहाँ से निकल के प्लानिंग करते हैं कि मुझे निकलना, भीड़ भाड़ में निकल जाते हैं। अब लोग इसको, जैसे बहुत सारे लोग अंग्रेज इनको ढूंढना शुरू करते हैं, पहचान तो नहीं पाते कौन व्यक्ति था ये। सोचिए, देखिए, खुद इन्होंने बम फेंका है दिल्ली में, ये तुरंत जाके क्या करने लग जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं, अगले दिन से अपने काम करने लग जाते हैं शुरू से।
कोई भी शक नहीं कर पाता कि जो व्यक्ति को हमने नौकरी पर रखा है वही बम फेंक रहा है। इसलिए आपसे पूछा था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के साथ कौन जुड़े हुए थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी एक अलग थी, ये 1912 वाली है, जिसमें हार्डिंग के ऊपर इन्होंने बम फेंका था। यहाँ पे लिखा भी देखिए, चार्ल्स हार्डिंग जिसको कहा जाता है वायसराय था उस टाइम पे, उसको फेल हो गया था, मतलब उस पर उसको मारने के लिए इनके द्वारा। अच्छी बात ये क्या है, अब देखिए समझिए बात को। 1912 की मैंने बात घटना बताई है, ये एक आपकी इसी स्टेनो में भी आया था, वैसे भी कई बार पूछा आता है कि कहानी क्या जोड़ी जाती है इनके साथ रास बिहारी बोस की। ये गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे, बड़ी बात ये। अब जैसे इनकी यहाँ तक हुआ, ये 2-3 साल रहे और अपने आप को बचाने लगे। अब लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, इनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। मैंने आपको बताया था 30,000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर। बहुत बड़े क्रांतिकारी, और ये सोचे किस बड़े की पर्सनैलिटी होंगी, किस लेवल की पर्सनैलिटी होगी इनकी, कि 1 लाख रुपए इनाम लगा दिया कि कोई व्यक्ति मिले तो। अब ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने मारा, जैसे बम फेंका, तो पूरी तरीके से बंदिश हो गई थी कि पकड़ना है कि इंडियन ने बम फेंका है। तो ये उसी ट्रेन में थे और सामने पुलिस कमिश्नर था। ये जैसे समझ गए कि मेरी सीट अब गलत जगह फंस गई है, इन्होंने बोला भागूंगा तो पकड़ लेंगे तुरंत, ज़्यादा दूर कहीं जा भी नहीं पाऊंगा। ये न्यूज़पेपर पकड़ने लग जाते, बड़े बहुत ही रिलैक्स तरीके से रहते, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता था। ये उस कंडीशन में, सामने कमिश्नर बैठा है ट्रेन में, वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही पता चल जाता है लोगों को कि इनके कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो बोला जाता है एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो ये समझ जाते हैं फंस जाऊंगा, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। अब इनको ये अपने घर में ही होते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, पढ़ना भी चाहिए आपको थोड़ा बहुत, कि जब ये घर में पता चल जाता है इनका पता, ये घर में ही होते हैं, पुलिस अधिकारी जो होते हैं अंग्रेज वो आ जाते हैं, तो कहते हैं हमें उसको देखना, रास बिहारी बोस को। क्यों? क्योंकि रास बिहारी बोस में होते नहीं है लुक में, ये इनको पता होता है मेरे पास आने वाले हैं, ये अपने आप को एंग्लो इंडियन का रूप रख लेते हैं। ये कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मैं देख के आता हूँ अभी। तो कहते वो निकल गया रास बिहारी बोस पीछे वाले रास्ते से, खुद रास बिहारी बोस से खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ मैं उनका काम करने वाला व्यक्ति हूँ, वो निकल गए। एक बार क्या होता है, फिर दोबारा से इनको पकड़ने आते तो वायलिन बजा रहे होते हैं, एंग्लो इंडियन बने होते हैं। तो फिर अंग्रेज आते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि कहाँ है वो, पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब देते हैं अपने एक्सेंट में कि वो वहाँ बाहर की तरफ गया हुआ है रास बिहारी। एक बार क्या होता है, एक और केस होता है, पूरी क्लियर हो जाता है कि ये पकड़ने में आने वाले हैं, तो ये अपने दोस्तों से कहते हैं अब तो बहुत पास पहुंच गई है अंग्रेज की सेना, तो ऐसे करते हैं मुझे ऐसे करिए कि मेरे को लाश बनना है। तो अपनी अर्थी बना लेते हैं, उसमें लेट जाते हैं और पूरी एक तरीके से अपने दोस्तों के साथ 2-4 लोग को दिखा देते हैं मर गए हैं। अंग्रेज आते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो मरा हुआ व्यक्ति, 2-4 लोग हैं, यहाँ पर क्या तिफ्ता तरीके से जांच पड़ताल करनी है, वो चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे ऐसे घटनाओं में बच के निकल गए थे। इसलिए कहा जाता है आज तक भारत के अगर आप बात करेंगे ऐसे बहुत रेयर लोग रहे हैं जो बच के निकल गए हों, उनमें से ये थे। 1912 में घटना की है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, और 1915 में भाग के कहाँ पे चले गए, जापान चले गए, जब मौसिकंजा कस गया था इनके ऊपर। ठीक है, और वो क्यों कसा गया था, क्योंकि गदर पार्टी वाले कंडीशन में, जब गदर पार्टी के सारे लोगों को पकड़ा गया था फिर भी ये बच के निकल गए थे, इसलिए मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। इसके बाद क्या करते, जैसे ये जाते हैं 1915 में, जैसे भारत आ रहे हैं महात्मा गांधी, ये जा रहे हैं भारत को छोड़ के जापान में जाते हैं भारत 1915 में। 1916 में नागरिकता ले लेते हैं वहाँ की एक महिला है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तोशीमा कुछ ऐसी नाम था, लास्ट में सोमा था उनका नाम। ठीक है, आप एक बार देख लेना, फोटो भी मैंने आगे लगा रखी थी, सबसे पहले क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ की महिला से शादी कर लेते। बड़ी बात क्या थी, अंग्रेज इनको जापान में भी ढूंढ रहे थे कि ये कहीं से पकड़ में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम करते थे। तो ये क्या करते, नागरिकता ले लेते, फिर बावर्ची बन जाते कुछ दिन के लिए वहाँ पे, कि अपनी शख्सियत को छुपा दे। नागरिकता लेने तक ये काम कर रहे थे, नागरिकता मिल जाती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। 1916 में इनको जापान की नागरिकता मिल जाती है, इसलिए वहाँ का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो था, यहाँ पे लिखा होगा, लिखा है देखिए, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये 1943 की बात है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव रख देते हैं 1942 में टोक्यो में। बहुत बार पेपर में आता है कौन से साल में रखी थी, ये वही है जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। ये पहले इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहा जाता था, बाद में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आ जाते हैं तो इनको हैंड ओवर कर देते हैं ये। ठीक है, टोक्यो में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात और मैं आपको बताना चाह रहा था, बस इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रास बिहारी बोस जी के बारे में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं बता दूं आपको, जरा जब स्टोरी हम बता ही रहे हैं तो एक चीज़ समझते हैं।
आपके दिमाग में आएगा कि गदर पार्टी से कोई लेने देना नहीं है। गदर पार्टी आपकी 1913 में बनी हुई है। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। तो भारत में ही रह रहे हैं। ये तो 1915 में गए ना, तो ये कैसे जुड़ गए गदर पार्टी से? इसकी कहानी समझने के लिए छोटा सा मैं जल्दी आपको गदर पार्टी की स्टोरी बता दूं। हालांकि डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर से बताऊंगा जब इनका नाम जोड़ रखा है, पेपर में भी आता तो आप ध्यान रखेगा। जैसे कि कैसे जुड़ते हैं गदर पार्टी से। रास बिहारी बोस जी का नाम बहुत फेमस हो गया था, लाख रुपए इनाम लग गया तो लोग जानने लग गए थे। क्रांतिकारी के बीच में सबसे बड़े नाम थे ये, कि अच्छी अच्छी जगहों में से निकल के भाग गए। कहानी क्या होती है गदर पार्टी की? गदर पार्टी में दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति का नाम है तारकनाथ दास, ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम है जीडी कुमार। यहां पे इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, तारकनाथ दास। ये दो व्यक्ति थे। ये जाते हैं और क्या हुआ करता था, जैसे आज हम देखते हैं कनाडा में कि लोग, आज बहुत ज़्यादा सरदार लोग हैं जो सिख लोग हैं, वो जाते हैं कनाडा में वहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, अच्छी इनकम भी है, तो वहीं चले जाते हैं। ऐसे उस टाइम से स्टार्ट हो गया था। 1900 की देव की बात है, 1900 की बात, 1900 के टाइम की बात। सिख जो हमारे समुदाय के लोग थे वो सीधे कनाडा जाते थे। अब कनाडा में क्या हुआ करता था, वहाँ पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि नस्ल भेद वहाँ पर होता था। तो यहाँ पर सरदार जो हुआ करते थे, जो यहाँ से जाते थे, हमारे ज़्यादातर सिख भारतीय थे, वो जाते थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होता था। सभी लोग तो झेल रहे थे कैसे कैसे, पर ये दो व्यक्ति थे, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। इनको बहुत बेकार लगने लगा कि हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। ये क्या करते हैं, जीडी कुमार एक पत्रिका को लॉन्च करते हैं जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, पहली बात, ये फ्री हिंदुस्तान निकालते हैं। इनका नाम था स्वदेशी सेवक, इनकी पत्रिका का नाम। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये दो पत्रिका इनके द्वारा लॉन्च की जाती है, तारकनाथ दास के द्वारा और इनके द्वारा। बड़ी बात क्या थी, इन्होंने वहीं से जो कनाडा वाला वैंकूवर वाली जगह थी, वहां से इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये पत्रिकाओं को निकालना स्टार्ट करा, न्यूज़पेपर को, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे इनके विचारों को। और ये भारत में ही नहीं, बहुत ज़्यादा जगहों में, जैसे अमेरिका में, जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल वगैरह जगह थी, वहाँ पर भी इनका बड़ा पैमाना फैल गया, बहुत ज़्यादा पत्रिकाएं लॉन्च होने लगी, लोग पढ़ने लग गए। अब ये क्या करते थे, अपने विचारों में बहुत बड़े बड़े पैमानों पर चीज़ें लिखते थे, भारतीय जो दमनकारी नीतियों के इनका विरोध करते थे। क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर हम इसलिए लिख रहे हैं कि जिस जगह से हम आए हैं, अगर हमारा देश आज़ाद होता, हमारे देश को एक अच्छा सा पावर होती, तो हमारे लिए आवाज़ उठाते वो लोग। पर हमारे देश में ऑलरेडी किसी ने कब्जा कर रखा, और वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो हमारे को उनको पहले आज़ाद कराना पड़ेगा भारत को, बाहर रहकर। तो ये दोनों व्यक्ति काम करते हैं। पर जैसे कनाडा सरकार को आता है दिमाग में, वो कहते हैं भाई तुम लोग कौन हो, तो अपने देश का जो करना है वहां जाके करो, यहाँ से मत करो। इन दोनों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जीडी कुमार और तारकनाथ दास को, कि निकलो आप यहाँ से, दोनों के दोनों। अभी कहाँ चले जाते हैं, कनाडा। और आप जानते हैं कनाडा और यूएसए दोनों आपस में जुड़े हुए, यहाँ आपका यूएसए है, ऊपर कनाडा है। तो ये कनाडा से निकल के यूएसए आ जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं कुछ समय के लिए। अभी तक ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कतें नहीं हो रही, अभी गदर पार्टी की स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई। पर इसी व्यक्ति में, एक यूएसए में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था हरदयाल शर्मा, सॉरी लाला हरदयाल। अब नाम से तो आपको समझ में आ रहा है, गदर पार्टी के फाउंडर थे हरदयाल, ठीक है। ये व्यक्ति आते हैं 1911 में, कहाँ, इसी लोगों से मिलने संपर्क में आ जाते हैं। अब ये कहाँ थे, ये स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की बहुत फेमस थी, वहाँ पर लेक्चरर थे, बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई कराते थे ये लोगों को। फिर इनको लगने लगा कि ये वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ा करते थे जो इन्होंने पत्रिका लॉन्च करी थी। ये इनको पता चलता है, अमेरिका में आगे इनसे बातचीत होती है। ये कहते हैं ठीक है, आप ऐसे काम मत करिए, मैं एक और पत्रिका यहाँ से लॉन्च करूँगा अमेरिका से, हमारे को यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। तो ये पत्रिका का लॉन्च करते हैं, इसका नाम था गदर, और बहुत ज़्यादा फेमस होती है, पूरे विश्व में फेमस होने लग जाती है। और उसी में गदर में ही एक इन्होंने सर्कुलर भी लॉन्च करा था, जो एक तरीके से युगांतर सर्कुलर कहा जाता था। युगांतर में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लिखा। वैसे आप बस याद रखिएगा, गदर न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता था इनके द्वारा। अब इसमें क्या लिखते थे, जो हमारे रास बिहारी बोस ने जो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, इन्होंने तारीफ करी कि इनके अंदर हिम्मत थी, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का कोई विरोध करने के लिए आया है। अब जैसे अंग्रेजों को पता चलने लग जाता है, परेशान हो जाते हैं, वो लाला हरदयाल को तुरंत उसी समय पकड़ लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने 1913 में कर दी थी। अभी तक ये जो 1913 में करी थी, 1913 में इसका नाम हुआ करता था पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन, गदर पार्टी का 1913 में। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि लाला हरदयाल ने
कब स्थापना करी थी? 1913 में। आग तो गए थे 1911 में सैन फ्रांसिस्को में, पर 2 साल इनको लग गए थे उसको बनाने में। फिर ये अपनी पत्रिका निकालने लगे गदर, और वो उससे ज़्यादा फेमस हो गए। और अच्छा ध्यान रखना है, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर बनाया इन्होंने, किसका? गदर पार्टी का। अब उसके बाद उस पार्ट जैसे अपने सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया, कुछ तो नाम रखेंगे। तो मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे आपके युगांतर लोगों से, तो इन्होंने क्या करा, उसका नाम रखा युगांतर आश्रम। आपसे पेपर में आ सकता है कि सैन फ्रांसिस्को में जो आश्रम बनाया गया था, या सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो हेडक्वार्टर बना था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जुगांतर आश्रम। इसको ऐसे लिख लेना, जुगांतर। ठीक है, जुगांतर आश्रम इसका नाम रख देते हैं। अब सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अंग्रेजों तक बात पहुंचती, इनको पकड़ के सीधे जेल में डालते हैं। 1913 में इन्होंने पार्टी बनाई है, तुरंत 1914 में जेल में डाला। इनको बहुत पीटा गया, मारा गया। तो इन्होंने बाद में फिर क्लियर करा कि मैं गदर पार्टी में नहीं रहूंगा, मैंने कहानी खत्म कर देता हूँ। तो गदर पार्टी 1913 में लेकर 1914 में बहुत डल आ गई। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा, पहली बार स्टैब्लिशमेंट होती है 1913 में। 1911 में आ गए थे, पर 1913 में इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद क्या होती है कहानी कि इनको पीटा हो गया, इनको हटा दिया गया, जो लीड कर रहा उसी को हटा दिया गया, पर छोटे छोटे लोग इनके साथ काम भी कर रहे थे, फिर भी अलग अलग लोगों से। अब कहानी क्या होती है कि गदर पार्टी खत्म कब हुई? 1916 में। हम कई बार गलतियां करते हैं, 1914 करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बीपीएससी के पेपर में आया था कि इसको गदर पार्टी को कब खत्म किया गया था, समाप्त कब हो गई थी? ये 1916 में। हम लोग 1914 लगा देते क्योंकि हम सोचते लाला हरदयाल ने संन्यास ले लिया था, फिर इसका मतलब ऐसा हो गया होगा। तो नहीं, 1914 तक रहा था। ठीक है, 1914 के बाद कहानी होती है एक, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट लिख रखा है जिसका नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट, या इसको कामागाटा मारू कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हमने। ये कहानी क्या है, इसको इससे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा यहाँ पे लिख देता हूँ, गुरदीत। यहाँ पे लिखा भी होगा ना, ये लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, गुरदीत। इनका नाम था पूरा बाबा गुरदीत संधू। इन्होंने क्या प्लानिंग करी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सिख समुदाय के लोग सीधे वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाते थे। कहाँ पर? आपके कनाडा वगैरह जगहों में। तो उन्होंने क्या करा, साउथ एशिया जो पड़ता है इधर वाला, जैसे भारत है, इस वाले इलाके में बहुत सारे, जैसे आपके सिंगापुर के लोग हो गए, बहुत सारे लोग थे, और एक खुद सिंगापुर के बहुत बड़े व्यवसायी थे। इन्होंने बोला मैं सारे सिख लोगों को यहाँ से उठा के एक जहाज़ बनाते हैं, और यहाँ से लीज पे ले लिया था इन्होंने जहाज़ को, रेंट पे कह सकते हैं आप, कि एक कामागाटा मारू नाम से एक जहाज़ है, जापान से मैं मंगा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के चलते हैं, वहाँ पर जाके अपना मैं कनाडा में पहुंचा दूंगा, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, वहीं पर हम सब लोग रहेंगे। कनाडा में इन्होंने प्लानिंग कर ली थी जाने की, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से लेकर आए। अभी यहाँ से जैसे निकलते हैं, ये पूरा इन्होंने ऐसे ट्रैवल करा, ऐसे जाना स्टार्ट करा। कनाडा इधर पड़ता है ऊपर की तरफ। कनाडा के पास जैसे ही जाते हैं, वैंकूवर जगह में स्टार्टिंग यात्रा कहाँ से करी है? हांगकांग से इन्होंने। और कहाँ पर जा रहे हैं? वैंकूवर, ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने यात्री हैं? 376। ये सारे डाटा आपसे पूछे जाते हैं, मैं जल्दी बता रहा हूँ, वैसे बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए गदर पार्टी से रास बिहारी बोस कैसे जुड़े हुए थे। अभी जैसे यहाँ से निकलते हैं वैंकूवर में इनको कनाडा में मना कर दिया जाता है कि आपको किस बिना पे आप यहाँ पर आ रहे हो। कहते हैं कि हमें यहाँ पर सेटल होना है, अच्छी लाइफ जीनी है हमको वहाँ के मुकाबले। वो कहते हैं हम जीने ही नहीं देंगे तुमको, यहाँ से निकलो। तो ये कहते हैं ऐसे कैसे होगा। इनके वहाँ के जो लोग रह रहे थे पहले से ऑलरेडी, उन्होंने इनके लिए केस लड़ा वहाँ पर। तो केस में क्लियर होता है कि ये यहाँ नहीं रह सकते, इनको वापस जाना पड़ेगा। 1 महीने तक ये इसी जहाज़ में रह जाते हैं। फिर ये कहते हैं मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। वापस आ रहे हैं, इनको एक ही जगह मिलती है, और जगहों में इनको मना कर दिया गया साउथ एशिया में कि आप कहीं जा नहीं सकते। इनको मिल जाता है कोलकाता, कि कोलकाता आ जाते हैं वापस। कोलकाता में जाते हैं, आपको पता है ब्रिटिश लोग तो यहाँ बैठे रहते थे। वो बोलते हैं हाँ भाई क्या मतलब है यहाँ आने का, तो कहते हैं कि हम वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं आप आओगे पर गाड़ी के अंदर बैठो, पहले आपको गिरफ्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बोला गया आप क्रांतिकारी लोग हो, आप प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से कहीं ना कहीं जाने की, फिर हमको मारने की। तो ये कहते हैं ऐसे कैसे होगा। जैसे शिप में मुठभेड़ होने लग जाती है, इन पे फायर कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसमें, 18 लोग कहा जाता है मर जाते हैं, फिर लोग कुछ घायल हो जाते हैं। इसी को कामागाटा मारू इंसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, पूरी कहानी समझ ली आपको। अब गदर पार्टी कैसे इन्वॉल्व होती है, गदर पार्टी को लोगों को पता चलता है, तो इसमें ज़्यादातर 90% जो थे सारे के सारे सिख धर्म के लोग थे, और गदर पार्टी सिख धर्मों के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो क्या करते हैं कि इसी समय मौका है, और ये आपको साल दिख रहा है 1914 का साल। ये जो घटना हुई है कामागाटा मारू 1914 में हुई है, ध्यान रखिएगा। अब 1914 का टाइम आपको पता होगा, 1914 से लेकर 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी है। इनके दिमाग में आ गया कि ब्रिटिश पहले फंसे हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में,
तो हम ऊपर से गदर पार्टी के लोग अगर वहाँ इंडिया जाके अगर हम विद्रोह कर दे, पूरी प्लानिंग बना ले, तो इनको हम भगा सकते हैं यहाँ से। तो गदर पार्टी के लोग जो यूएसए में रह रहे थे वो सीधे भारत की तरफ आ जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। रास बिहारी बोस से बात होती है, वो कहते हैं ठीक है हम तो तैयार बैठे हैं, आइए हम पूरी प्लानिंग करके मारेंगे इनको। अब रास बिहारी बोस को ये वहाँ से मैसेज आ जाता है कि हम आपको हेड बनाएंगे, हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे अपनी पूरी पार्टी का। अब इनको पार्टी का हेड बना दिया जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि गदर पार्टी से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे ये। गदर पार्टी से जुड़ने के बाद इनको हेड बना दिया गया। ये पहुंच गए सारे के सारे, प्लानिंग करी, अंग्रेजों तक पहली बात पहुंच गई कि यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कोई प्लानिंग है हमारे खिलाफ विद्रोह करने की, तो वो सीधे पहले से अटैक कर देते और सारे जितने लोग थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। बच गए थे रास बिहारी बोस जो सबसे मेन लीडर बना रखे थे गदर पार्टी के, वो क्या करते हैं 1914 में जब सारी घटनाएं बढ़ जाती फिर भाग जाते हो। फिर 1915 में उनको समझ में आ जाता है कि अब सारा ऑर्गेनाइजेशन ही समाप्त हो गया, तो मेरा रहने का मतलब नहीं है, मैं भारत से बाहर रहूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ से फिर निकल जाते हैं और किसी तरीके से छुप छुपा के जापान पहुँचते हैं। और फिर जापान की कहानी मैंने आपको बता दी थी। गदर पार्टी से इस तरीके से इनका जुड़ाव देखने को मिलता है रास बिहारी बोस का। हम कई बार गलतियाँ समझते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, अब समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है, जैसा मैंने बताया था रास बिहारी बोस का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल सही किया गया था, ठीक है। दूसरा है, क्या वे गदर पार्टी और आज़ाद हिंद फौज में से एक प्रमुख व्यक्ति थे? बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद फौज को ही तो पहले कहा जाता था जो हमने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहा था। इसके बाद अगला है हमारा, क्या उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी? बिल्कुल करी थी। इसके बाद हमारा, डिड ही स्टैब्लिश इंडियन, वो तो पढ़ लिया हमने। क्या वे स्वतंत्र भारत के पहले सेनापति थे? तो ऐसा नहीं है, गलत है ये, ऐसा नहीं था कि पहले सेनापति थे। दूसरी बात देखिए, ये जो व्यक्ति महिला है, सॉरी, इन्हीं से विवाह करा था इन्होंने, और ये बावर्ची बने थे, ये उन्हीं के घर में काम करते थे। पर जैसे मैंने बताया शख्सियत इतनी शार्प थी, इतने अच्छे व्यक्तित्व था इनका कि पसंद करने लगी थी महिला इनको, और ये फिर दोनों विवाह करते, इनको नागरिकता मिल जाती। पूरी कहानी हमने समझ ली थी। देखिए यही है आपको पढ़ने का तरीका। एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी करा करें अगर आपसे हो सकता है, क्योंकि एफर्ट आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, आप लोग डिमांड करते हैं इसलिए बनाते हैं। और आपको कोई अगर अच्छा लगता है सेक्शन में पूरे में, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, वो अप्रिशिएट लगता है हमको। बाकी हम जो बता रहे हैं आपको, एक एप्लीकेशन पे हमारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आगे तैयारी कर रहे होंगे सीजल 2026-27 के लिए, तो आपको टारगेट बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है जीके कैफे एप्लीकेशन। वहाँ पे जाकर आप उस कोर्स को देख सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेरा एक्सपीरियंस एसएससी का रहा है और बहुत अच्छे हमारे वहाँ से रिजल्ट रहा है हर साल के हिसाब से, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिटेल में है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करते हैं इसमें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि प्रीवियस ईयर्स को साथ साथ लेकर चलते रहे, है ना, कि प्रीवियस ईयर्स भी पढ़ रहे हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, अपडेट हो रहा है, हर क्वेश्चन आपके अपडेट है जैसे हम करा रहे हैं। आपको कंटेंट के साथ अपडेट रहना पड़ता है, तो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई इंक्वायरी है तो मैंने नंबर आपको दे रखा है, आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।